हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम विस्थापन तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था। ठीक है। सो आज की वर्कशीट में हम एक नया प्रकार पढ़ेंगे, जो कि क्या है? विस्थापन तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं बेटा एक मज़ेदार लाइन से। और मज़ेदार लाइन पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो देखिए, एक मज़ेदार लाइन क्या दी गई है। मज़ेदार लाइन है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। ये क्या दिया गया है? ये बच्चों तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक जब हम जाते हैं, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो क्या होता है, इनकी जो प्रतिक्रियाशीलता है ये घटती जाती है। अब देखिए, पहले हम अगर इसी को समझें तो काशी यानी के, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। काशी यानी के पोटेशियम, ठीक है। नाथ यानी Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, काशीनाथ का माली आलू यानी एल्यूमिनियम, जरा जिंक, ठीक है, Zn क्या हो जाएगा? जिंक, फीके Fe, पकाता Pb है हाइड्रोजन, क्योंकि Cu होगा Hg मरकरी हो जाएगा, और एज यानी सिल्वर। तो इस तरह से आप जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता श्रेणी को याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको हटा देना। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मान लीजिए AB, ये एक रासायनिक जो है क्या है, यौगिक है। अब यहाँ पे कोई धातु है C। अब ये C धातु जो है B से क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये C धातु ये A से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और ये क्या करेगी, ये A को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा? Cb बन जाएगा। क्लियर। और A जो है उसको वो विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। यानी इसमें हमें क्या देखना है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा बच्चों, उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलों में कॉपर जमा हो जाता है। यानी यहाँ पर आप ये एक जो है गतिविधि है, इसको करके देख सकते हो। आपने एक बीकर लिया है, उसके अंदर क्या लिया है आपने उसके अंदर ली है कॉपर की जो है कॉपर सल्फेट का जो है विलयन लिया है। कॉपर सल्फेट का क्या लिया है बच्चों आपने? विलयन। अब इसके अंदर हम कुछ लोहे की कीलें डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि लोहे की जो कीलें हैं उनके ऊपर भूरे रंग का एक पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है, और जो विलयन है हमारे पास उसका रंग नीले से क्या हो जाता है, नीले से हल्का हरा हो जाता है। क्लियर। पहले कैसा था, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और ये विलयन नीले रंग से कैसा हो जाएगा, हल्का हरा हो जाता है। अब हम इसकी अभिक्रिया को समझेंगे। अभिक्रिया जो है वो क्या है, देखिए, अभिक्रिया Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा FeSO4। इसमें क्या है, जो आयरन है उसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि आयरन वो ज़्यादा क्रियाशील है। आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए लोहे ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसने यहाँ पे यौगिक बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, और ये बाहर निकला हुआ कॉपर लोहे की जो कील है उनके ऊपर जमा हो जाता है। ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। और जो FeSO4 है उसका रंग कैसा हो जाएगा, उस विलयन का रंग हल्का हरा हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील होता है।
नेक्स्ट इसी तरह की रिएक्शन जो है अभिक्रिया हम इसमें देख सकते हैं। जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जिंक देखिए, जिंक किस में डाला हमने, कॉपर सल्फेट में डाला। अब आप देख सकते हो ये जिंक है और ये कॉपर है, तो जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो ये इसकी जगह से इसको विस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 + Cu। ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो तांबा वो निकल जाएगा। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, ये भी विस्थापन का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही आयन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, एक ही आयन का क्या हो रहा है, एक ही जो धातु है वो दूसरी को उसकी जगह से विस्थापित कर देती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसके अंदर जो है दो आयनों का विस्थापन होगा, दो आयनों का क्या होगा, यहाँ पे आदान प्रदान होगा। उन अभिक्रियाओं को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो पानी में अघुलनशील है बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको हम अभिक्रिया से समझेंगे कि इसमें मैंने आपको बताया दो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इनको द्विविस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभिक्रिया है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये अभिक्रिया ये रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से NaCl जो है वो बनेगा और इसी तरह से ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो दो आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाती है BaSO4 + NaCl। समीकरण को संतुलित आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NaCl। अब ये जो BaSO4 है ये क्या है, ये जो है सब्सटेंस, ये जो यौगिक बना ये नीचे बैठ जाता है। थोड़ी सी देर के लिए जब हम इसको रख देते हैं तो ये नीचे बैठ जाएगा। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया तो ये है, लेकिन साथ साथ इसका जो उत्पाद बना वो नीचे बैठ गया, क्योंकि ये अघुलनशील पदार्थ बनता है। बेरियम सल्फेट जो बनता है ये कैसा है, ये अघुलनशील पदार्थ है और इस अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जो BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप बना है वो किसके कारण बना है, वो देखिए वो SO4 2- के कारण बना है और Ba2+ के कारण बना है। ठीक है ना, SO4 2- और Ba2+ के कारण ये अवक्षेप बने हैं। और अन्य उत्पाद क्या है, अन्य उत्पाद जो है सोडियम क्लोराइड रहेगा। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं और वो कंक्लूज़न क्या है, देखिए जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं उनमें सब में अवक्षेप बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनमें भी अवक्षेप बनेगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएंगी। लेकिन यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सारी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं हैं, लेकिन जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होंगी वो सारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, हर एक द्विविस्थापन में अवक्षेप नहीं बनते, लेकिन जो भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होंगी जिनमें अवक्षेप बनेंगे वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। क्लियर है, तो यहाँ से आपको ये जो है क्लियर हो गया है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, आपको यहाँ पे अतिक्रियाशील तत्वों की पहचान करनी है। तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट, जिंक और एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपको दिया गया है ये है Pb आपका। ठीक है, Pb और कॉपर यानी लेड और कॉपर। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा, तो क्रियाशील तत्व आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम धातु जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसको भी ठीक कर लीजिएगा बेटा, ये एल्यूमिनियम है और ये Pb है। ठीक है, लेड एंड कॉपर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें।
अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट है उसके विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है और विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। तबस्सुम ने तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर लोहे की कीलों को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डुबाया गया तो जो कॉपर सल्फेट है उसमें से जो कॉपर है वो लोहे ने उसको विस्थापित कर दिया और वो उसके ऊपर जमा हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो यहाँ पे लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया और विलयन के रंग में भी परिवर्तन हुआ है। तबस्सुम ने तांबे की तार पर कोई जमाव नहीं देखा, ठीक है, और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। जब उसने क्या किया, तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया, क्योंकि जो तांबा है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है तो वो उसको उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्यों? क्योंकि तांबा लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये तो ठीक नहीं है। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये ठीक है। लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट देखिए, अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा? तो अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा? लाल से हरा देखा, नीले से हल्का हरा, हल्के हरे से नीला या पीले से हरा। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, नीले से हल्का हरा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन बच्चों नीला होता है और इससे उसके बाद जब हमने इसमें लोहे की कीलें डाली तो ये FeSO4 बनता है और ये कैसा होता है, ये हल्का हरे रंग का होता है। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए BeSO4 का सफ़ेद जो अवक्षेप बनता है, ये जो अवक्षेप बना ये किसके कारण बना? ये सल्फेट आयंस SO4 और बेरियम के अभिक्रिया से बना, बेरियम आयन की अभिक्रिया से बनता है। और अन्य उत्पाद क्या है? अन्य उत्पाद है सोडियम क्लोराइड। तो ये वाली अभिक्रिया आप लिख देंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं जिनमें अवक्षेप उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।